जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर DU इंट्रेंस एग्जाम पर वीडियो बनाओ, तो आपकी डिमांड पर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे DU MSc इंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, DU की रैंकिंग कितनी है, एडमिशन प्रोसीजर पर पूरी ही चर्चा करेंगे कि उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। राइट, अगर आपको दोस्तों घी चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सबसे पहले गैया लेकर आओ, उसका दूध निकालो, उसका दूध को गर्म करो, फिर उसका दही बनाओ, राइट, फिर उसको मथो और हाथ से अलग करके उसका मक्खन या आप घी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास कोई घी लेकर आए कि ले भैया ये हमारे पास घी है, तो सीधा आप उसी को ले लो, तो उस प्रोसीजर में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा। और जो आपको अगर आपको कोई रेडीमेड घी प्रोवाइड कर दे या मक्खन प्रोवाइड कर दे तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। राइट, तो आपके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप DU इंट्रेंस एग्जाम तो मैथमेटिक्स के संदर्भ में DU की ऑफिशियल साइट पर जाओ और क्या करो, उस पर से सारा डाटा ये कलेक्ट करो, या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ये जो 25-30 मिनट का भी वीडियो बनेगा हमारा, इसमें से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। राइट, तो बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। तो DU की बात करूं मैं, राइट, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे पहले बात करते हैं NIRF रैंकिंग, जैसा कि मैंने BHU वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था और JNU वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कहाँ है, दिल्ली, ये पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी NIRF रैंकिंग की। ये लो साहब, इसकी NIRF रैंकिंग कितनी है, इसकी रैंकिंग है 11, इसको 11वां रैंक मिला है। राइट, आपको मैं फोटो प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको दिख जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि MHRD के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसा मैंने BHU की थी 3rd रैंक अपनी, JNU की थी 2nd रैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की कौन सी रैंक थी, 1st रैंक। इसमें आपको सारा डाटा मिल जाएगा। राइट, तो इसकी रैंक कितनी है, 11, ठीक है साहब, 11वीं रैंक हो गई। अब बात आती है किसकी, अपन जिसके लिए आए हैं, हाँ सॉरी, एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लेना। कई बार क्या होता है अपने को डाटा नहीं मिलता ना, तो हम भटकते रहते हैं, तो हमने सोचा आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दें, www.du.ac.in। इस पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वहाँ जाकर सर्च कीजिएगा, कुछ तिकड़म लगाओगे या वहाँ कुछ ढूंढोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो में जो न मिले तो आपको वहाँ मिल जाएगी, या कमेंट करके बता दोगे तो हम आपके लिए वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है जिसके लिए हम चर्चा के लिए आए हैं, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए, MSc इंट्रेंस मैथमेटिक्स के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कोर्स कराती है MA और MSc इंट्रेंस मैथमेटिक्स, MA और MSc मैथमेटिक्स के लिए इंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है रे, इतना मान लो, MA MSc मैथमेटिक्स। ये देखो, ये बीच में MA कहाँ आ गया, हम तो इसमें BSc सुना था, MSc सुना था, ये MA कहाँ आ गया। देखो, अगर आपको कोई भी बंदा BA कर रहा है और उसका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है या मोर देन वन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के है, तो वो क्या होता है, मैथमेटिक्स से MA में एडमिशन ले सकता है। MSc में कौन ले सकता है, इसको BSc कर रहा है, उसको तो सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या ऑनर्स होगा। राइट, MA में एटलीस्ट उसका वन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है, तो वो किस में, जो BA में, उसका BA में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। राइट, तो वो उसमें MA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एक ही जगह सभी बैठते हैं, एक ही टाइप का एग्जाम होता है, आगे सब कुछ प्रोसीजर सेम ही होता है, ठीक है ना, तो उसमें आगे कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब बात करते हैं कि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट्स की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। सॉरी, पहले एलिजिबिलिटी की चर्चा करते हैं ना। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी, इसमें देखो 2 टाइप से एडमिशन होते हैं। एक तो होता है मेरिट बेस्ड, मेरिट बेस्ड मींस परसेंट बेस्ड। मेरिट बेस्ड में कौन लोग इंक्लूड होते हैं, जिनका BSc कहाँ से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, BSc ऑनर्स कहाँ से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये इसके लिए कंपलसरी है। राइट, 50% सीट मेरिट बेस्ड पे होती है और 50% सीट जो भरी जाती है वो एंट्रेंस पे होती है, किसमें, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप किससे हो, जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास 60% होने चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट CGPA का देखो बताता हूं क्या CGPA कैसे निकालते हैं। उसने जैसा कि DU की ऑफिशियल साइट पर गिवन है, X% या परसेंटेज इक्वल टू
परसेंटेज इक्वल टू CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज अगर आपके 10 CGPA है, राइट, 10 CGPA है तो आपके 95% हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, राइट, ये नोट करो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इक्विवेलेंट CGPA मैंने बोल तो दिया है, लेकिन परसेंट और CGPA में किस प्रकार का रिलेशन DU वालों ने डिफाइन कर रखा है ये है, ठीक है। चलिए अब देखो, जनरल कैटेगरी से हो तो 60%, अगर आप कौन सी कैटेगरी से हो, OBC से हो, अगर आप OBC से हो तो आपके लिए 54% कंपल्सरी है। अगर आप SC ST से हो, SC ST, ठीक है, SC ST से हो तो आपके लिए कितने परसेंट है, 40%। ये किसने बता रखा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये DU का ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ऑनर्स होना चाहिए, BSc ऑनर्स DU से ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक और से BSc करके आ जाओ ऑनर्स में और आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये परसेंट बेस पे मेरिट छूटती है, ठीक है। इसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि पिछले साल की मेरिट लिस्ट कितनी है। अब बात आती है इंट्रेंस टेस्ट की, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन्होंने बता रखा है, या तो बंदे क्या होना चाहिए, BSc, चाहे नॉर्मल हो या ऑनर्स हो चलेगी, 10+2+3 या इसी के कोई इक्विवेलेंट टाइप का, राइट, इसी को इक्विवेलेंट या कोई इंटीग्रेटेड टाइप का हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अपीयरिंग के लिए है, ये अभी सिलेक्शन के लिए नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा इससे आपका, इसकी तो एलिजिबिलिटी है। ऐसा होने पर आप एग्जाम में बैठ सकते हो, एडमिशन आगे की बात है। जनरल की है 50%, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 50%, मोर देन या इक्वल टू 50%। अगर आप OBC में हो तो 45%, अगर आप SC ST में हो तो 40%, OBC, ये SC ST। अब देखो EWS इनके बारे में अभी कुछ दे नहीं रखा है वेबसाइट पे, राइट, तो इसके बारे में आपको मैं झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता था कि आप फालतू में भटकते रहो, राइट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है SC ST OBC इनके बारे में, सॉरी ये जो बच गया कौन, EWS बच गया, इसके बारे में, ये PWD बच गया, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी इसमें नहीं गिवन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ सीट्स की, बोथ, हाँ देखो, रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए करना होगा, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या मस्ट कर दूं, रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि आप BSc में आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और आपके 90% बन गए तो आप घोड़े बेच के सो जाओ कि अपना एडमिशन तो हो जाएंगे, अपन जब चाहिए तब ले लेंगे, नहीं, रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए कराना पड़ेगा, राइट। चाहे आप इंट्रेंस बेस से एंट्री मार रहे हो, चाहे आप इस मेरिट बेस से एंट्री मार रहे हो, ये केवल DU वालों के लिए है, ये अपन सबके लिए है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर ली, या परसेंटेज वाला नोट कर लिया, एलिजिबिलिटी चल रही थी अभी ना। सेकंड है नंबर ऑफ सीट्स। तो देखो जैसा कि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस चलते हैं, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस, ये देखो कौन कौन सी कॉलेज है इसमें नॉर्थ कैंपस में, ये अभी मैं आपको 5 सेकंड का फोटो प्रोवाइड करके बता दूंगा नॉर्थ कैंपस में कौन है और साउथ कैंपस में कौन कौन सी कॉलेजें हैं। नॉर्थ कैंपस में अपने सीट है टोटल 371, साउथ कैंपस में है अपनी कितनी 79 सीट, ये साउथ कैंपस में इतनी है, नॉर्थ कैंपस में इतनी है, ठीक है। ये टोटल सीट है सारे कॉलेजों को मिला करके। कॉलेज की लिस्ट आपको देखो अभी मिल जाएगी, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में कौन कौन सी ये कॉलेज आती है, आपको 5-5 सेकंड का फोटो मिल जाएगा अभी देखना, राइट। इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलिए यहाँ तक बहुत बात होगी सीट्स की। अब देखो जैसा कि मैंने बताया ये तो टोटल सीट है, ये टोटल सीट में 50% मेरिट बेस्ड पे होगा और 50% इंटरेस्ट बेस्ड पे होगा। जैसा मैंने BHU वाले वीडियो में बताया था कि BHU 20% तक सीट किसके लिए, अपने जो BHU से जिनकी BSc हुई है उनके लिए रिजर्व रखता है, उसी प्रकार ये दिल्ली यूनिवर्सिटी 50% अपने स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखती है। चलिए अब बात हो गई नंबर ऑफ सीट्स की। अब बात आती है रिजर्वेशन की।
कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए अब रिजर्वेशन की बात करते हैं। जैसा कि उन्होंने बता रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पर, एससी के लिए कितना है देखो, अभी पूरा बता देता हूं। एससी, एसटी, ओबीसी और कौन बच गया, ईडब्ल्यूएस। एससी के लिए है 15%, एसटी के लिए 7.5%, मतलब इन दोनों का मिला करके 22.5%। ये कितनी सीट आई वो देख लेना आप, है ना, मैं कैलकुलेट करूंगा, आप ही कर लेना। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 10%। ये तो बुरा लग रहा है ना, चलो इसको हटा दो, ठीक है। ये लो, एसटी के लिए। ओबीसी के कितना है, 27%। ये दोनों में है, ये मेरिट बेस्ट वाले में भी ये चलेगा और इंटरेस्ट वाले में भी ये चलेगा, ठीक है। चलिए अब और इतने इसके बारे में, और तो कौन सा बच गया। अब देखो इनके अलावा, इतनी सीटों के अलावा कुछ होती है, कौन सी, सुपर न्यूमरी सीट, जो इन सीटों के अलावा अपनी तरफ से डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। वो कौन सी सीट है, स्पोर्ट्स कोटा है, देखो पीडब्ल्यूडी इनके अलावा है, तो मैं थोड़ा सेपरेट बॉक्स बना रहा हूं। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली जो भी है ना, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनके लिए है मोर देन 5%, एटलीस्ट 5% रखना पड़ेगा उनको, है ना। जैसा कि इसमें इसमें जो इसका बीएचयू सॉरी इसका डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें गिवन था। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ये फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं ना, राइट, उनके लिए। अब वो पीडब्ल्यूडी बोलते हैं जो भी बोलते हैं उनको। स्पोर्ट्स का कोटा 5% मैक्सिमम है, ये 5% अप टू 5%, अप टू 5%। जो भी ये सीट है, ये कौन सी, ये वाली सीट, इसका मैक्सिमम 5% ये स्पोर्ट्स का कोटा अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात होगी इसकी। अब बात करते हैं किसकी, हाँ, इसमें जो सर्टिफिकेट है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यू होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होना चाहिए। दो टाइप के बनते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे स्टेट वाला, एक सेंट्रल वाला। जैसे होता क्या है देखो, जैसे भरतपुर वाले, जैसे हमारे राजस्थान में भरतपुर साइड के जाट हैं, जो जाट कम्युनिटी है, वो सेंट्रल में तो आते हैं जनरल कैटेगरी में, और हमारे राजस्थान में आते हैं वो ओबीसी कैटेगरी में। इसलिए कई बार क्या होता है कि सरकारें ये वोट के चक्कर में किसी को कुछ रिजर्वेशन दे देती है, किसी को जनरल में डाल देती है, किसी को एससी एसटी में डाल देती है, किसी को ओबीसी में डाल देती है। ये वोटों का चक्कर है, ठीक है। तो सेंट्रल और उसमें जो स्टेट है उसमें थोड़ा बहुत कई बार फर्क आ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट देखो फाइनेंशियल ईयर मांगता है, ये लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब 2021 के लिए दे रहे हो ना, तो आपके पास 2000 फाइनेंशियल ईयर इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, पुराना है, तो कोई बात नहीं। डीयू ऐसा बोलता है कि एक बार तो आप पुराने वाला अपलोड कर दो, लेकिन जब एडमिशन आएगा आपके पास काउंसलिंग के लिए, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, तब आपको पास लेटेस्ट बनाकर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक ले, अपनी बात होगी सीट्स की, ठीक है। और अभी क्या क्या बचा है, अभी तो खूब बचा है। अब देखो फॉर्म फीस की बात करता हूं मैं, ये फॉर्म कब निकलते हैं और इनकी फॉर्म की फीस वगैरह क्या क्या होती है। एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं, ये निकलते हैं मार्च टू अप्रैल, मार्च से अप्रैल के बीच में फॉर्म निकलते हैं, राइट। और एग्जाम कब होता है, मई टू जून, मई जून में एग्जाम होता है। ये सारे के बारे में बता रखा है, ऐसा नहीं कि मैथ्स का के बारे में बता रखा है, ये जो भी सारे पीजी वाले एंट्रेंस हैं उसके बारे में बता रखा है। एग्जाम ऑर्गेनाइज कौन कराता है, पहले डीयू खुद कराता था, अब ये एनटीए ऑर्गेनाइज कराता है। सॉरी, फॉर्म भरे जाएंगे मार्च अप्रैल में और मई जून में इनका एग्जाम होगा, और ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज कराती है। तो वो शेड्यूल आपके साथ एक साथ ही दे देगी कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब इनका एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी, सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा सिस्टमेटिकली, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात आती है, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम डेट आ गया, ये किसका डेट है, फॉर्म का, ये एग्जाम का। अब बात आती है किसकी, एग्जाम
सॉरी फीस की, तो देखो 300 रुपया तो है किसके लिए, SC ST के लिए, SC ST और PWD EWS, और बच के कौन बचा रहे हैं, जनरल और OBC वाले तो उनके देखो अच्छा खासा पेमेंट लग रहा है 750। कौन कौन है जो बच गया, जनरल और OBC। अब देखो फीस वाले में कई बार क्या होता है, अपन मोबाइल से फॉर्म भरते हैं लगभग, राइट। तो फीस जब आप फीस डिडक्ट करो तो ध्यान रखना इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके फॉर्म में थोड़ा लोचा आ सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, कई बार रिफंड आए कि ना है। ये नॉन रिफंडेबल है, क्या है, नॉन रिफंडेबल। तो आपको 750 रुपये की आपकी चिमनी चिप सकती है, राइट, आपकी लग सकती है 750 या 300 रुपये की। तो ध्यान रखना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ठीक ठाक हो तभी इसके लिए, या मॉर्निंग में जब फास्ट रहता है तब पेमेंट करना है आपको। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, वैसे कोई ऑफिशियल नहीं है। एग्जाम सेंटर जो भी है 20 सेंटर है, जो आप एग्जाम भरोगे तो मिल जाएंगे 20 एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में, ठीक है। आप अपनी चॉइस के अनुसार जो भी आपको क्लोज हो वो मिल जाएगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न जो अपना MSc मैथ का एग्जाम है उसके लिए 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप। कौन से आते हैं, MCQ। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 55। मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब आता है टाइमिंग कितना मिलता है, टाइमिंग मिलता है आपको 2 आवर्स, राइट। और टाइमिंग 2 घंटे मिल गया। और माइनस मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, दिस मीन्स -1। अगर एक ही क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अगर गलत कर दिया तो 1 मार्क्स कट जाएगा, तो बोल सकते हो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है या -1। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं कि आपका मोस्टली मोर देन प्रोबेबिलिटी रहे आपकी सही होने की, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे पास ये सुपर डुपर ट्रिक है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो हमारी वीडियो के देखने के बाद में, या तो आप लगाओगे नहीं, लगाओगे तो 90% पॉसिबिलिटी आपके क्वेश्चन के सही होने की रहेगी। तो कमेंट करके बताना अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो। नेगेटिव मार्किंग -1 है, एक क्वेश्चन गलत होने पर मतलब 1/4, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात आ गई। चलिए 200 मार्क्स हो गया, 2 घंटे का हो गया, ये इतना सब कुछ आएगा। ये देखो 50 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट 20 मिनट तो मान लो कि आप क्लिक क्लिक करोगे। कंप्यूटर बेस्ड होता है तो वैसे क्लिक करने में 5-7 मिनट लगता है, तो 1.25 मिनट मान लो, सॉरी 2.25 मिनट एक क्वेश्चन के मान सकते हो आप, 2.25 मिनट एक क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस करते समय, एग्जाम में अपीयर होते समय अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन मोर देन 2 मिनट आपकी ले रहा है तो उस क्वेश्चन को लास्ट में प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है साहब। इतनी बात हो गई। अब बात आती है, अब देखो कई बार क्या होता है, एग्जाम टाई हो जाता है, एग्जाम में आपके मार्क्स सेम आ जाते हैं। सपोज करो लास्ट में 2 स्टूडेंट आ गए, उनके मार्क्स के आगे सेम आ गए, लास्ट सीट बची है और उस पर 2 कैंडिडेट ऐसे आ गए, दोनों की क्या है, मान लो 80-80 नंबर आए हैं दोनों की, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगा। तो किस पर बेस्ट वो इस पर एडमिशन देंगे, तो जैसा कि इसके ऑफिशियल में बता रखा है, सबसे पहले तो देखेंगे जो BSc है उसमें हाई परसेंटेज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा, BSc वाला एलिजिबिलिटी, जो भी अपना एलिजिबिलिटी है, राइट, ये वाला कोर्सेज BSc, इसमें ज़्यादा परसेंट किसके हैं, मान लो वो भी सही हो गए तो जैसा कि यहाँ तो क्या थे, BSc के एग्रीगेट परसेंटेज या रिलेवेंट CGPA था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये सेम आ गए तो जो फाइनल ईयर का, ओनली BSc फाइनल ईयर का परसेंटेज जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। अब मान लो कि BSc फाइनल ईयर में भी जो लास्ट में 2 स्टूडेंट बच गए उनके सेम नंबर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो भाई जो 12th में नंबर आएंगे उनके 12th के परसेंटेज है 10+2 के परसेंटेज या CGP हैं, उनके आधार पर तो जिसके ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मान लो 12th में भी सेम है ना, तो भगवान जाने उनका, उनको उसके बारे में नहीं किए उन्हें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। सॉरी पहले मैं थोड़ा अभी तो खूब बचा है। टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन,
इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। DU के लिए बनाया है, BHU के लिए बनाया है, JNU के लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है। टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जैसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक को अपने को ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में कम करना चाहिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको मैं मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, इसका विशेष ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं हमारे टेलीग्राम चैनल है जो BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन, उस पर आज डाल दूंगा, और लगभग सबके हैं, उसके भी डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 से 2020 तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे या अपने वाले ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे तो जब चर्चा की थी उसमें मैंने बता दिया था, तो दोबारा उसको चीज़ को बताने को कोई फायदा नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके लिए, है ना, लेकिन इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल एनालिसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 के अबाउट क्वेश्चन आते हैं। 50 में से 20 क्वेश्चन, मतलब अबाउट आपका 40% वेटेज रियल एनालिसिस का है। तो शानदार तरीके से रियल को चाट दो, रट लो, कुछ भी कर लो, रियल बिना आपका इसका बेड़ा पार नहीं लगने वाला। लीनियर का 5 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, ODPD के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार न्यूमेरिकल के भी लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने इसमें बना रखा, तो आप वहाँ देख सकते हो। अब देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए हमारे को इसमें से कुछ मिटाना पड़ेगा, राइट। तो पहले बात करता हूँ मैं हॉस्टल की। हॉस्टल लाइफ बोले तो एक विद्यार्थी के जीवन का, स्टूडेंट लाइफ का स्वर्ग, स्टूडेंट लाइफ का ऐसा प्लेस जो स्टूडेंट जिंदगी भर नहीं भूलता है, वो होता है हॉस्टल लाइफ, देवलोक। अरे विद्यार्थी का देवलोक कौन होता है? हॉस्टल। उसमें जब जैसा चाहे वैसा रहे, जो कुछ कैसा भी रहे, उसमें उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, उसकी फ्रीडम लाइफ है, जब आए तब जाए, एकदम बिंदास लाइफ हॉस्टल लाइफ होती है। अगर मौका मिले तो हॉस्टल लाइफ जरूर जीना, ये जिंदगी भर आपके याद रहेगी। हमने जी इसलिए हमको पता है, खूब मजा आता है, खूब आनंदित हो जाता है, और न कोई खाने की टेंशन नहीं रहती। काम क्या रहता है? लाइब्रेरी मिलती है, एयर कंडीशन फैसिलिटी मिलती है, आपको सारी फैसिलिटी, खेल का मैदान मिलता है, जिम मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप हॉस्टल में रहते हो तो DU में तो खैर हॉस्टल में क्या होता है, बहुत कम सीट है। हॉस्टल अबाउट लेस देन 5 सीट है आपके डिपार्टमेंट के लिए। एग्जैक्ट मेरे को नहीं मिला, मैं आधा घंटे मैंने मेहनत की, लेकिन नहीं मिला, तो फिर सोचा, फिर जो भी मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका जहाँ सिलेक्शन हुआ है उनको पूछा, इंक्वायरी करवाई, तो बोला सर 2-3 लोगों को मिलता है जो टॉपर होते हैं, जो SC ST वाले हैं उनको जो कैटेगरी के लिए स्पेशल हॉस्टल है उनमें मिल जाता है 2-3 लोगों को, और जो टॉपर होता है 1-2 या 3 लोग मैक्सिमम, मानो मैक्सिमम 3 लोग को मिलेगा। तो मैंने क्या बोल दिया, लेस देन इक्वल टू 5 सीट्स है, राइट। हॉस्टल का चांस नगण्य है, टॉप करेगा उस बंदे को मिल सकता है, औरों का मामला गड़बड़ है, उनको PG लेकर बाहर रहना पड़ेगा, राइट। हॉस्टल देखो JNU में और BHU में, इनमें हॉस्टल मिल जाता है आपको, राइट। तो अगर हॉस्टल वाली लाइफ जीना चाहते हो तो BHU या आपके JNU आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो विद्यार्थी लाइफ का स्वर्ग है, स्टूडेंट लाइफ का हेवन है, देवलोक है, उसके लिए आनंदमय जीवन जीने का एकमात्र स्थान है, वो है हॉस्टल। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखो एडुकेशन होना चाहिए, मतलब आपका एडुकेशन के बाद में अब ये प्रोसेस चालू होगा। पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट शुड नॉट बी रेजिडिंग इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वो दिल्ली NCR का नहीं होना चाहिए, या मतलब नेशनल दिल्ली का नहीं होना चाहिए वो। एप्लीकेंट शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, अरे कहीं भी उसका जॉब नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं जॉब कर रहे हो और हॉस्टल में आकर रहने लग जाओ, ये इलीगल है। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपके जो भी इंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स हैं या उसके अनुसार, किसके अनुसार, मेरिट बेस्ड पे जो भी अपने मार्क्स हैं उनके अनुसार उनके एक लिस्ट भेजेगा कि इन बंदों को आप हॉस्टल दे दीजिए, और उन्हीं का सब कुछ चलता है। रिजर्वेशन क्या होगा, उसमें जो DU के रूल्स हैं उनके अनुसार उनका रिजर्वेशन होगा। अब हॉस्टल लाइफ की बात होगी, लगभग सारी बात होगी। एक हमारा बच गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ। इसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, राइट। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। पहले मैं बात करता हूं किसकी, ये जो अपना इंट्रेंस वाला है इस पर 2020 ये इंट्रेंस वाला है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, राइट। इंट्रेंस वाला उसकी बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी से जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी, 3 लिस्ट निकली थी। फर्स्ट लिस्ट पे सॉरी टॉपर कितना था, देखो टॉपर बताता हूं, टॉपर था
127 पे इसका टॉपर था। कहाँ गया रे, ये रहा। 127 पे इंट्रेंस एग्जाम का टॉपर था। और एक हमारा स्टूडेंट था, आपने देखा होगा नीरज जोशी वाला वीडियो, 111 नंबर बने थे उसके, राइट। तो जनरल कैटेगरी की फर्स्ट लिस्ट में था, जिसका 85 मार्क्स था या 85 से ज़्यादा था, उसका फर्स्ट लिस्ट में एडिशन में नंबर आ गया था। और ये जो कौन सी है, ये ओबीसी बच गई, एससी बच गई, एसटी बच गई, ईडब्ल्यूएस बच गया, और जो भी कुछ है उनको देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस हो गया, हाँ ठीक है। और ये बेचारे, इनका नंबर इस फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था। अब बात आती है ओबीसी की, तो उसका नंबर आया था सेकंड लिस्ट में। नंबर किस में आया था, सेकंड लिस्ट में। तो सेकंड लिस्ट में भाई साहब जनरल का था 81 या 81 से जिसके ऊपर थे उसका हो गया था। और थर्ड लिस्ट था 79। मतलब कुल मिलाकर जो जनरल कैटेगरी से था और 2020 में जिसके 79 या मोर देन 79 वो मार्क्स आ रहे थे इंट्रेंस एग्जाम में, उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। ये टाई होने पर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, 6 नंबर वाला, ठीक है। चलिए, ओबीसी के लिए सेकंड लिस्ट था कितना, 70, और थर्ड लिस्ट था 68, राइट। इस पर आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको कितना मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। एससी का था 42 और 40, थर्ड लिस्ट 40 पे, जनरल 79, ओबीसी 68, ये एससी 40 तक एडिशन हो गया था। अब बच गया कौन, एसटी। एसटी का तो हाल बुरा है, 34 24, मामला गड़बड़ है भैया। ईडब्ल्यूएस 71 67। कुछ लोग बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस में जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का लास्ट एडिशन है 67 पे, जनरल का है 79 में, राइट। तो फर्क तो बेटा होता है। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जिसके पास सर्टिफिकेट ना होता बेचारा क्या करे, राइट। ये गलत है। रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक आधार पर या कास्टिज्म के आधार पर बनाए हैं, इसका लोग जो नौकरी लग चुके हैं उनके जो बेटे बेटियां हैं, जैसे सपोज करो SC ST इनमें जो सर्विस कर रहे हैं, राइट, उनके जो भी लड़के लड़कियां हैं उनके पास खूब पैसा होता है, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, उनको अच्छी कोचिंग मिल जाती है, और वही लोग इनका मोस्टली फायदा उठाते हैं, राइट। देखते हैं सरकारें हैं वोट के चक्कर में कुछ भी करती रहती है। अब बात करते हैं अपने किसकी, अपना जो मेरिट बेस्ड वाला था, कौन सा, जो मेरिट बेस्ड पे परसेंटेज वाला लेता है, तो 2020 मेरिट बेस्ड, जो मेरिट बेस्ड था उनकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। सेकंड लिस्ट निकली थी इसकी, फर्स्ट लिस्ट तो मेरे को नहीं मिली, सॉरी सेकंड लिस्ट यहाँ पड़ी है ना अपनी, ये रही। सेकंड लिस्ट पे जनरल था, ओबीसी था, एससी था, एसटी था, ईडब्ल्यूएस था, वो बता देता हूँ अभी। फर्स्ट लिस्ट छोड़ दो। सेकंड लिस्ट में जिसका 87.68 और थर्ड लिस्ट में था 87.03 परसेंटेज या इक्विवेलेंट CGPA। देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब बाउंड्री पर भीड़ बढ़ जाती है, राइट। और मैं ऐसा भी वीडियो बना सकता हूँ जिसमें आप बता सकते हो कि किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा इस वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना। जिस वीडियो को देखने के बाद में आप ये बता सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या फला स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा या नहीं। ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, देखो बहुत कम माइनर डिफरेंस है। ओबीसी की बात करूँ तो ये अपना 83.05, ये सेकंड लिस्ट थी। 82.29 ये थर्ड मेरिट लिस्ट थी, तो थर्ड कट ऑफ निकलती है वो 73.94 72.42 ये किसका था, एससी का। एसटी का क्या है 63.80, और ये थर्ड लिस्ट निकली थी कौन सी, कितनी थी 57.38। ईडब्ल्यूएस बच गया ना, ये जिसके 81% थे 81.51 80.75। तो साथियों मेरे ख्याल से आज का जो डाटा एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। रिवाइज कराता हूं। देखो पहले बात की थी हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी रैंकिंग की। रैंकिंग क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, ठीक है। सेकंड मुद्दे पे बात क्या की थी, एलिजिबिलिटी की बात हो गई थी। सेकंड पे नंबर ऑफ सीट्स की, नॉर्थ में कितनी है, साउथ में कितनी है, 50% इस पे होती है, किस पे, इंट्रेंस वाले पे।
50% सीट ये कवर करता है, 50% सीट ये कवर करता है मेरिट वाला। नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई, रिजर्वेशन हो गया कैटेगरी वाइज, जो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो कुछ मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश किया है। ये फॉर्म कब भरे जाते हैं, मार्च अप्रैल टू मई जून, राइट। और हाँ देखो कई बार अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स के फॉर्म भर दिए, ये सपोज करो एमएससी मैथमेटिक्स का भर दिया, एमएससी फिजिक्स का भर दिया, राइट। अगर उनका एक ही टाइम पर डेट एग्जाम आ गया तो उसके लिए उन्होंने बता रखा है कि देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर DU ऑफिस या जो एग्जामिनेशन जो इसका सेंटर है या कमेटी है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और दोनों का एग्जाम एक ही टाइम पर हो गया तो उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो आपको देखना है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। ये क्या था 75 क्या हो गया, अरे हाँ ये तो फीस थी ये क्या है, फीस है 330 SC ST PWD EWS 750 थी OBC जनरल वालों की, राइट। और क्या है 20 एग्जाम सेंटर है जो आपको मिल जाएंगे। और क्या है पेपर पैटर्न क्या था, टोटल क्वेश्चन आएंगे 50, जो मल्टीपल चॉइस होंगे, एक ही क्वेश्चन सही करना है, थोड़े स्टैंडर्ड का आते हैं, राइट। मार्क्स 200 हैं, टाइमिंग 2 घंटे हैं, राइट। तो मतलब 2 मिनट में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। सेम के पहले बता दिया था मैंने, अगर 2 स्टूडेंट लास्ट जो अपना सीट है उस पर आकर उनके बराबर हो गए, अरे मैच टाई होता है ना तो सुपर ओवर होता है क्रिकेट में, तो इसमें तो सुपर ओवर होता नहीं, राइट। तो क्या किया इनको, ये जो भी आपके जो हायर एजुकेशन या हाई जो एलिजिबिलिटी है BSc का उसमें हायर परसेंटेज या CGPA या आपके उसमें सेम हो गए तो BSc फाइनल ईयर उसमें भी सेम हो गया, तो 12th का टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बना दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं, और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट डाउनलोड करने हो तो मैं वीडियो बना दूंगा कैसे डाउनलोड करें। हॉस्टल मिलने का नगण्य चांस है, ये हॉस्टल जुआ वाला खेल है, अगर टॉप कर गए तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, मामला गड़बड़ है। PG लेकर आना पड़ेगा। हॉस्टल चाहिए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दी बेस्ट है, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसके लिए प्रिपरेशन करो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बाद में जो ये होती है ना CUCT के थ्रू, इनको लास्ट में प्रिफरेंस दिया करो। ये थोड़ा सा मेरे को उतना श्रेष्ठ नहीं लगता जितना BHU DU ये JNU है, राइट। तो JNU या BHU दी बेस्ट है, अच्छी खासी सीट है, और कंपटीशन भी अब मैंने जो इतने वीडियो करा रखे हैं वो शानदार आपके लिए हेल्पफुल होंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड 2020 का डाटा एनालिसिस कर लिया, जनरल का कर लिया। अब देखो मैं सजेशन बताता हूँ आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। आपके जनरल में हो तो एटलीस्ट आपको 85 मान के चलो। अगर देखो +-5 तक वेरी करता है, +-5 ये कट ऑफ वेरी करता है। तो जनरल कैटेगरी में हो तो 85 आप मान के चलो, 85 आपको लाने पड़ेंगे एटलीस्ट, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। OBC में हो तो 75 मान के चलो, SC कैटेगरी में हो तो आप 50 मान के चलो, ST कैटेगरी में हो तो 40 मान के चलो, EWS में हो तो 75। ये 75 क्यों बता रहा हूँ मैं, देखना इसमें गड़बड़ है, या 80 मान लो भैया, 75 भी कम बता रहा हूँ मैं। पहले क्या लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे EWS के, बनने में टाइम लग गया, लेकिन अब की बार टाइम नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं जिनका ये फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनके पास ये EWS वाला सर्टिफिकेट मिल गया तो आपके कंपटीटर होंगे, ध्यान रखना। तो EWS वाले हल्के में मत ले अपने आप को, सोच रहे हैं कि अपना तो हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं होगा, कंपटीशन टेढ़ा रहेगा। ये परसेंटेज वाला देख सकते हो, इससे ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए। ये जनरल में हो तो 90% मान के चलो, OBC में हो तो 85% मान के चलो, SC में हो तो 70 या 80% मान के चलो, SC में हो तो ST में हो तो आप 70% मान के चलो, और EWS में हो तो आपको 85% मान के चलो। ये मेरे अनुसार ये पूरा डाटा एनालिसिस है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए हमारा तो लाइक कीजिए। दोस्तों 2-3 घंटे लगे मेरे को इसका डाटा कलेक्ट करने में, 2-3 घंटे लगे हैं। वीडियो शूट करूंगा, इसको अपलोड करूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, कुल मिलाकर मेरे लिए ये वीडियो 6 घंटे के बराबर पड़ गया है मेरे पास, है ना। तो अगर आपको पसंद आए तो साथियों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अदरवाइज हमारे को सच बता रहा हूँ, अगर लाइक वाइक नहीं करते ना तो भाई दिल से बुरा लगता है, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।